बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस सेशन को जो है सेशन के अंदर जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो होगी, पार्ट 1 जो वीडियो होगी उसके अंदर जो बेसिकली जो हमारा मेन जो एजेंडा है उसके अंदर ये होगा जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन वाइज 7 मार्क्स के क्वेश्चन पे पार्ट 1 वीडियो होगी और पार्ट 2 वीडियो 14 मार्क्स के ऊपर होगी। तो लिहाजा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा और जो है एग्जाम टेक्निक्स को डिस्कस किया जाएगा और एंड हाउ टू गेट ए स्टार इन 7 मार्क्स एंड 14 मार्क्स। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर। ओके जी, तो हाउ टू गेट ए और ए स्टार इन हिस्ट्री जी, यू नीड टू स्टडी एवरीथिंग। स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, फोकस, की पॉइंट्स जो क्वेश्चन का जो की पॉइंट है, अगर फेलियर के ऊपर क्वेश्चन है तो फेलियर की ही रीजन बतानी है। अगर कमांड इफेक्ट की आएगी तो इफेक्ट में सक्सेस और फेलियर दोनों आ जाएंगे। लिहाजा जो है हम आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ये है जी, हमने खास तौर पे जो है ना आज की जो पहली जो है फर्स्ट जो हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर आपको 7 मार्क्स सेक्शन वाइज चलेंगे। सेकंड सेक्शन आज जो है सेकंड सेक्शन को कवर किया जाएगा 2 वीडियोस में। एक में 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे करवा के और इम्पोर्टेंट भी और जो है उसको क्लियर करवाऊंगा आपको। ओके, तो 7 मार्क क्वेश्चन जो है इसमें 3 हमने रीजंस देनी होती हैं और यू मस्ट हैव टू अटेम्प्ट विद इन 7 to 8 मिनट्स। 7 से 8 मिनट से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए। तो 3 रीजंस हमने देनी होती हैं और जो है जैसे आप देख लें, जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंपल्सरी, उसका सी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक का जो पार्ट बी है दैट इज कंप्राइज ऑन द 7 मार्क क्वेश्चन। और जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो है बाकायदा तौर पे आपने सिंपल पहले आपको बात बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है ना सॉल्व हो जाएंगे। और अभी हमारे हाथ में टाइम है, हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं अगर आपका माइंड बिल्कुल पॉजिटिव हो। तो बहरहाल जो है सिंपलिसिटी स्टेटमेंट जो है देनी है नहीं देनी डज नॉट मैटर, ठीक है। बट जो है आपने 3 रीजंस बतानी होती हैं। तो पहली रीज़न आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है, ठीक है। अगर करेक्ट रीज़न है तो आप डायरेक्ट 7 में से 5 मार्क्स पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो है अनदर जो आप रीज़न देंगे फुल डेवलप होगी वो 6 मार्क्स, फिर एंड फाइनल रीज़न जो है ना फुली डेवलप होगी फिर 7 मार्क्स। तो मीन्स के 7 बाय 7। अब इसके अंदर एक चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपने हर रीज़न के अंदर जो है ना आपने फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। आपने उस फैक्टर को आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्लेन करना है और उसका इम्पैक्ट लगाना है, उसको कहते हैं एनालिसिस, ठीक है। क्वेश्चन की के साथ रिलेट होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि ओनली आइडेंटिफिकेशन कैन गेट अप टू 4 मार्क्स। मतलब सिर्फ आपने आइडेंटिफाई किया है, रीजन को सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हो तो सिर्फ आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया और उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है तीनों पैराग्राफ में, तो 3 to 4 मार्क्स आपके उसके अंदर आएंगे। तो जैसे जस्ट जो है हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई इम्पैक्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, उसके एनालिसिस क्या होता है। तो पहली बात, सामने आपके क्वेश्चन आ गया, व्हाई डिड द मुस्लिम ऑब्जेक्ट टू द रूल बाय कांग्रेस पार्टी फ्रॉम 1937 टिल 1939। तो दिस इज द सेकंड, मतलब 7 मार्क क्वेश्चन है जी। तो ये हमारा जो है पार्ट सी और सेकंड से लेके 5 तक पार्ट बी में 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उनका मेथड सेम ही है। तो बहरहाल जो है इसमें अगर आप सिंपल स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं दे दें, उसका 1 नंबर है, ठीक है। अगर आप वो नहीं देते तो डायरेक्ट हिट करते हैं क्वेश्चन को, तो दिस इज ऑल्सो ग्रेट। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट आजकल बच्चों को कहते हैं तो वो पूरा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, तो लिहाजा आप सिंपल स्टेटमेंट ना भी दें तो डज नॉट मैटर। मैटर ये है कि आपने उसको अकॉर्डिंगली पैटर्न लेके चलना है। तो 5 मार्क्स लेने के लिए हमें हर हाल में जो है ना आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी किसकी जी, वंदे मातरम की। मीन्स कि हम बताएंगे जी वन ऑफ द रीजन वंदे मातरम जो है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था व्हाई इट वाज ऑब्जेक्टेड। अब कीवर्ड जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो अबाउट द कीवर्ड। आपने कीवर्ड जो है उसको अंडरलाइन जरूर करना है। अगर आप कीवर्ड को अंडरलाइन नहीं करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी। आपके जो एनालिसिस आपने करना है हर पैराग्राफ की लास्ट लाइन में आपने उसको लिंक करना है।
हर पैराग्राफ को लिंक करना है कीवर्ड के साथ। अगर आप कीवर्ड के साथ लिंक नहीं करोगे तो वो फिर एनालिसिस नहीं होगा, वो फिर जो है ना आप कह लें कि स्टोरी टाइप बन जाएगी। तो याद रखिएगा, हमने कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं देना, हमने कोई जो है उसको नैरेटिव आंसर नहीं देना, हमने क्या देना है, हमने उसको एक्सप्लेनेटरी आंसर देना है, हमने एक्सप्लेन करना है। तो लिहाजा रूल क्या होगा जी, पहला फैक्टर आ गया वंदे मातरम, ठीक है। तो हमने बताना है इसका इफेक्ट मुस्लिम्स कांग्रेस जो थी, ठीक है, रूल का मुसलमानों ने क्यों ऑब्जेक्ट किया। तो लिहाजा हम बताएंगे वन ऑफ द रीजन वंदे मातरम के अंदर जो है, मैं टू द पॉइंट चीज़ों को लेकर चलूंगा क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं और बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर है, बट डायरेक्शन और एक पूरा एक जो है ट्रैक चाहिए कि हमने किस तरीके से चीज़ को लेकर चलना है। तो हम वो वहीं वंदे मातरम जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। वन ऑफ द रीजन वंदे मातरम जो था, ठीक है, वो क्या था, मैन द ड्यूरिंग द कांग्रेस रूल जो था इंट्रोड्यूस बाय द आपके लोग हिंदूज। तो उसके अंदर फिर वंदे मातरम में हम बताएंगे जी कि नेशनलिस्ट सॉन्ग था, ठीक है, ये बताएंगे। फिर बाकायदा तौर पे ये नेशनल एंथम जो था ड्यूरिंग कांग्रेस रूल जो था असम्बलीज में और इन द स्टार्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ बिजनेसेस, इसको सिंग किया जाता था। और इसके अंदर फिर क्या था जी, डेरोगेटरी वर्ड यूज किए जाते थे। क्या मतलब था जी उसका डेरोगेटरी वर्ड, कि जी बाकायदा मुस्लिम शुड एक्सपेल फ्रॉम इंडिया। तो दिस इज वन ऑफ द आपके लोग रीजन वाई द कांग्रेस रूल जो था दैट वाज ऑब्जेक्टेड, ठीक है। आप इसको एनालिसिस लास्ट को कह लें, ठीक है, ठीक है, कि इट अपेयर्ड दैट कांग्रेस एंड हिंदू वांटेड टू dominate Muslim of India in term of culture and wanted to show them that the Muslims they were आप कह लो के aware and inferior, they thought के Muslim are inferior race to the Hindus, ठीक है, due to this song, क्योंकि derogatory word यूज किए गए थे। तो this is why it was object, ठीक है, बाय द मुस्लिम। अब ऑब्जेक्ट कीवर्ड वो लास्ट में एनालिसिस आ गया, आपने ये पहला पैराग्राफ बता दिया और आपके 5 मार्क्स आ गए, ठीक है। अब हमें 2 और मार्क्स लेने हैं, तो हम सेम फार्मूला वही होगा, ठीक है, वही फार्मूला जैसे मैंने आपको पीछे बता दिया था। फार्मूला क्या जी, आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन और इम्पैक्ट। फिर हम दूसरी बात करेंगे जी कि वर्दा स्कीम, एक लाइन छोड़ देंगे। एक बात याद रखिएगा इस चीज के अंदर, जब 7 मार्क्स आप बता रहे होंगे आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल हाई लेवल पे होनी चाहिए। एक्सप्लेन फैक्ट्स के साथ करते हैं, किसी भी चीज को फैक्ट के बगैर अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको कोई वैल्यू नहीं होगी आपकी। वो आप कह लो कि बिरयानी खा रहे हो विदाउट बोटियां, ठीक है, तो वो चिकन के बगैर ही खा रहे हो। तो लिहाजा आपने कनौर चिकन नहीं डालना उसके अंदर, कनौर का पैकेट नहीं डालना, आपने उसके अंदर रियल में अपने आंसर के अंदर बोटियां डालनी है, वो होंगे फैक्ट्स। तो एक्सप्लेनेशन वाई हाउ, इससे अब बात चलेगी और बाकायदा एविडेंस दे के, फैक्ट्स दे के, ठीक है, तो बताना है। तो लेट टू द, ये वाले वर्ड्स कनेक्टिव वर्ड जो है ना, बिकॉज, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, दिस लेड टू, ड्यू टू, विच, कॉज, तो ये वर्ड्स को आप उसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में भी, इवन ये 14 मार्क्स में भी ऐसे ही यूज होंगे इम्पैक्ट के अंदर। तो दूसरा वर्दा स्कीम आ जाती है, ठीक है, हम बताएंगे जी क्या वर्दा स्कीम, फर्दर मोर बताएंगे, अनदर रीजन, एक लाइन छोड़ देंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएंगे। तो वर्दा स्कीम की हम वही सबको पता है, ठीक है, थोड़ा सा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे जी। वर्दा स्कीम जो है वो गांधी के एजुकेशन स्कीम में आइडिया से बेस करती है। और फिर जो है स्पिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है, के और बोइंग बिफोर द पिक्चर ऑफ गांधी और इंट्रोड्यूसिंग ऑफ कॉटन स्पिनिंग इन द सिलेबस दैट वाज कंपल्सरी। तो फिर हम इम्पैक्ट बताएंगे कि भाई ये तो हमने एक्सप्लेनेशन बता दी फैक्ट्स के साथ, फैक्ट्स जरूर इसके अंदर होने चाहिए, ये वाले जो बताए हैं। और फिर हम बताएंगे जी ऑल दीज स्टेप्स टू ग्लोरीफाई आपके लोग के पर्सनैलिटी ऑफ गांधी एंड टू आपके लोग के ब्रेन वॉश यंग मुस्लिम जो थे उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था विद द आइडियोलॉजी ऑफ 2 नेशंस एंड टू इन्फ्यूज 1 नेशन आइडियोलॉजी इन दैम। तो आपके लोग के द बॉइंग बिफोर गांधी पिक्चर was considered and as un-Islamic practices by the Muslims. So therefore Muslim जो थे इंडिया they hated Congress rule. तो ये सेकंड आ गया। आप आगे जनाब नंबर 6 पे, मतलब अब आपको मार्क 6 हो गया, आपके 1 ऐड हो गया, ठीक है, एक ऐड हो गया, यहाँ 5 थे पहले पे, उसके बाद 6 पे आ गया आप। अब आपने 7/7 लेने हैं। तो तीसरा बताएं, कांग्रेस टायरनी एंड इफेक्ट ऑन मुस्लिम रिलीजियस सेंटीमेंट्स। उसका इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि गेम सारी ऑब्जेक्ट पे है ना, तो वो इफेक्ट हमने बताना है क्या पड़ा। तो बहरहाल जो है उसमें जो टायरनी हम बता देंगे उस रिलीजियस एस्पेक्ट के लिहाज से बताएंगे जी कि उन्होंने क्या किया जी। मुसलमान जो थे देवर जो थे अबेंडेंट, ठीक है, देवर नॉट अलाउड टू ईट बीफ। फिर बाकायदा काउ प्रोटेक्शन सोसाइटी बन गई, पनिश किया जाता था जो है गाय को स्लॉटर करते थे। ये फैक्ट्स बता रहा हूँ जो इसके अंदर आने चाहिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो साथ ही आप बताएंगे जी के पिग थ्रोन इनटू द मॉस्क ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम, अजान हो रही है, नॉइजी पोजेशन, ऑर्गेनाइज सिंगिंग करता हुआ जा रहा है। तो ये फैक्ट्स हैं, इसके बगैर आप नहीं प्रूव कर सकते कांग्रेस टायरेनी रूल को, हर हाल में बताने पड़ेंगे। कांग्रेस टायरेनी रूल जो है फैक्टर है, उसको आइडेंटिफाई स्टार्ट में ही करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में फैक्ट्स बताएंगे जो मैंने आपको बताया। तीसरे नंबर पे जो चीज आ जाएगी उसी के साथ इम्पैक्ट आ जाएगा। तो फिर आप बताएंगे जनाब कि इन शॉर्ट के जो थी, आप ये कह लो कि देयर रिलीजन वाज नॉट प्रोटेक्ट, ठीक है, दे वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म देयर रिलीजियस ड्यूटी अकॉर्डिंग टू इस्लाम, तो दे वांटेड टू कन्वर्ट देम इनटू हिंदुइज्म। तो रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो रहे थे, ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। सो आप कह लो कि दिस इज द रीजन मुस्लिम जो शोड देयर, आप कह लो कि दे ऑब्जेक्ट टू द कांग्रेस रूल। तो ये उसका लास्ट में जो है ना इम्पैक्ट आ गया, टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को इफेक्ट उसका आ गया कि कांग्रेस वाज सो मच हेटेड। उसके बाद जनाब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसी तरह चलते जाएंगे। जैसे एक आपके सामने एग्जांपल कैम्ब्रिज की ही जो एक स्टूडेंट की है, वो चेक पेपर में से पिक्चर ली गई है। तो जस्ट यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आपका डेवलप मैं ये करना चाह रहा हूँ, जस्ट ओनली कॉन्फिडेंस, कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमने सिंपल बात करनी होती है। हमने तीन, देखो क्वालिटी मैटर करती है, याद रखिएगा क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी डज नॉट मैटर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ना माइंड में क्लियर रख लें तो टाइम मैनेजमेंट आराम से हो जाएगा आपका। तो क्वालिटी मैटर करती है भाई, क्वालिटी वाला आंसर होना चाहिए। ये एक पैराग्राफ के ऊपर ही लेवल 3 पे आ गए। लेवल 3 का मतलब ये है कि जनाब यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिल गया, ठीक है। तो अब बाकी ओवरऑल 7 के लिए एक और पैराग्राफ, एक और पैराग्राफ, ठीक है, 1+1+ ये 7 फिर हो जाएगा। तो अब ये अंदाजा कर लें, बताना ये लगाऊं कि कंटेंट जो है ना आपका थोड़ा सा होगा, बट उस पर पूरे की पूरी जो है ना आप कह लो कि इफेक्ट होगा। सही आप कह लो कि जो है क्या नाम देते हैं, कंटेंट को आप शॉर्ट रखो और टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 2025 में से लिया गया, ठीक है, 2025 में से, कि एक्सप्लेन मोहम्मद अली जिन्ना सक्सेसेस एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान 1947 से 1948। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जी। शॉर्ट बट पैराग्राफ मेड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसमें आइडेंटिफाई भी किया गया, एक्सप्लेनेशन भी दी गई है और उसका इम्पैक्ट भी दिया गया है, और इसलिए इसको लेवल 3 पे लेके गए हैं, और इस एक पैराग्राफ पे उसको 5 मार्क्स मिल गए हैं। हे, इस बच्चे के 7/7 ही थे। अब बताने ये लगे हैं, देखिए जी लास्ट पैराग्राफ दिया गया है कि लास्टली जो है कि जो है एडमिस्ट क्राइसिस ऑफ प्रोविंशियलिज्म जो था, ठीक है, एडमिट द क्राइसिस ऑफ प्रोविंशियलिज्म, और जिना वाज एबल टू आप कह लो कि जो रिमूव जो मिड अंडरस्टैंडिंग इन सच आप कह लो फील्ड्स एंड बीइंग आप कह लो कि ड्यूरिंग द जो है उसने क्या किया, विजिट किया ऑल द प्रोविंसेस, ठीक है, और उधर जाके उसने कहा जी देयर इज नो पंजाबी नो बंगाली, ठीक है। सो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जिना एज आप कह लो गवर्नर जनरल वाज एबल टू ब्रिंग जो है मोर यूनिटी, ठीक है, बाय आप कह लो कि रिमूविंग दीज आप कह लो कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। तो जो है, तो दिस इज वाई आप कह लो कि ही वाज, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जस्ट कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी डज नॉट मैटर। आप शॉर्ट लिखें। एक और एग्जांपल आपको देते हैं इसके बाद, ये आप देखें जी, एक्सप्लेन व्हाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885। डेवलप रीजन है जी, इसलिए इसको 5 मार्क्स मिल गए इस एक पैराग्राफ के ऊपर ही। 7/7 मार्क्स वाला आंसर है, बट एक पैराग्राफ लिया गया उसके आंसर में से, कि वो है जी कि एक्सप्लेन व्हाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885, कि आईएनसी फॉर्म थी, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एज ब्रिटिश वर्ड जो थे, जो है इंट्रोड्यूसिंग देयर पॉलिसीज विदाउट एक्नॉलेजिंग इंडियन डिमांड। 10 अब ये इम्पैक्ट आ गया, फैक्टर की आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर हो गई, फैक्टर की जो आइडेंटिफिकेशन है, और यहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया उसको, ठीक है, और साथ ही उसने इम्पैक्ट बता दिया, इफेक्ट बताया। 10 दे डिसाइडेड इट, ठीक है, बेटर टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी हु वुड फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश एंड दिस ऑप्रेसिव पॉलिसीज फॉर देयर राइट्स। तो दिस इज हाउ आप कह लो कि ही गॉट 5 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स मिले उसको इस पे, और वो लेवल 3 पे सीधा चला गया। हमें 2 और मार्क्स लेने हैं, उसने 2 और पैराग्राफ बताए हैं, बिल्कुल करेक्ट बताए हैं, जस्ट एज एन एग्जांपल आपको शो करवा रहा हूँ। आगे क्वेश्चन पे भी चलेंगे जो हमने करने हैं। साथ ही आप देख लें कि ये भी ऐसे ही है कि वो कहते हैं जी लखनऊ पैक्ट का इम्पैक्ट क्या था, इफेक्ट क्या था। यू नीड टू नो अबाउट दैट, कि वो क्वेश्चन में इफेक्ट आ गया और इम्पैक्ट आ गया, तो भाई इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, याद रखिएगा, जैसे ज्योग्राफी में होता है। तो बहरहाल जो है, मगर यहाँ पर बच्चा 3 पैराग्राफ जो है वो उसने बताए, पॉजिटिव बताए, ठीक है, तो लिहाजा उसको लेवल
2 पे चला गया, सिंपल सी यहाँ स्टेटमेंट दी, लखनऊ पैक्ट 1916 इफेक्टेड, ठीक है, रिलेशंस जो है इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है। फिर उसने बताया आगे फैक्ट्स से प्रूव करना शुरू कर दिया, सेपरेट इलेक्टेड मिल गए, सारा बताया उसने, इसके पॉइंट जो ना सेपरेट इलेक्टेड 1/3 ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली उन्होंने, ठीक है। तो आप कह लो कि फर्स्ट टाइम जो एक्सेप्टेंस थी, द एक्सेप्टेंस ऑफ, आप कह लो कि जो थी ये जो उनकी जो मेन पोलिटिकल जो डिमांड्स थी, ठीक है, उनको रियलाइज हुआ दे वर नॉट द ओनली, आप कह लो कि जो है दे आर, आप कह लो कि पॉलिटिकली जो है ना, आप कह लो कि दीज वर द मेन पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। तो जब उनको ये राइट्स मिल गए तो डेफिनेटली दे रिप्रेजेंटेड इंडिया विच गिव मुस्लिम लीग आप लोग रिकग्नाइजेशन कॉजिंग रिलेशंस टू बिकम गुड। तो ये लास्ट जो लाइन है ना, लास्ट लाइन ये इम्पैक्ट की लाइन है बेसिकली, लास्ट लाइन। तो हमने फैक्टर को आइडेंटिफाई ऑलरेडी उसने किया हुआ है, लखनऊ पैक्ट के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद हमने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, हमने बताया पॉलिटिकल, ठीक है, सर्वाइवल उसके बगैर मुसलमान एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे इंडिया में। तो लिहाजा पहली दफ़ा एक्सेप्टेंस जो थी, इसका मतलब कि टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट कर रहे हैं मुसलमानों की। तो फिर हमने इम्पैक्ट बता दिया, दस जो है आप कह लो कि दिस टू दिस आप कह लो कि मुस्लिम जो थे रिकग्नाइज बाय द हिंदूज एंड दिस बिकेम आप कह लो कि कॉज फॉर द गुड रिलेशन। इसी तरह से उसने 3 आगे वाले पैराग्राफ आप वीडियो में देख के इसको स्क्रीनशॉट लेके जो है वो देख लीजिएगा, बाकी 3 भी। तो लिहाजा जो है इस एक पैराग्राफ के ऊपर ही वो कहाँ पे चला गया, लेवल 3 सीधा ही उस पर चला गया, 5 मार्क्स। अब उसे 1 मार्क्स सेकंड पैराग्राफ में मिले और 1 मार्क उसको थर्ड पैराग्राफ में मिला। रूल वही है, फैक्टर, एक्सप्लेनेशन और इम्पैक्ट। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। सेम यहाँ पर भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है जी, वो जो पहले हमने एक स्क्रिप्ट उसका एक पैराग्राफ लिया था, उसके 3 पैराग्राफ एक और बच्चे के जो है ना वो मैंने शेयर किए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखें टू द पॉइंट, चीज़ों को हमने लेके चलना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ताकि क्योंकि जो है ना स्मार्ट रिवीजन करनी है, टू द पॉइंट पेपर के अकॉर्डिंगली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। वो कह रहा है जी कि एक्सप्लेन करें, एग्जाम्पल आपके सामने रखी है कि 7 मार्क का क्वेश्चन है, वारियर खिलाफत फेल। अब वो कह रहे हैं फेल, की वर्ड है फेल, तो फेलियर की रीजन बतानी है, ठीक है। तो आपने फेलियर बताना है एंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट। अब उसके अंदर हम बताएंगे जी कि अतातुर्क जो था उसने बेसिकली 1924 में खिलाफत जो है ना वो एंड कर दी, ठीक है, एबॉलिश कर दी, द सीट ऑफ कैलिफ, ठीक है। सो आप कहेंगे द मेन पर्पस जो था दैट वाज नॉट अचीव, ठीक है। सो व्हेन द खिलाफत जो थी सीट इटसेल्फ एबॉलिश बाय द तुर्किश न्यू गवर्नमेंट, ठीक है। सो इट वाज जो है आप कह लो कि नॉट जस्टिफाइड टू कंटिन्यू जो है खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, इन इंडिया। तो इसलिए इसको रॉन्ग आइडियोलॉजी कहा जाता है। सेकंड, आप इसी पे ही आप उस लेवल पे आ जाएंगे 5 पे। उसके बाद आप बताएंगे हिजरत मूवमेंट फेल होगी, फर्दर मोर बताएंगे वो जो थी अफगानिस्तान माइग्रेट कर गए, ठीक है, 18 से 20,000 मुसलमान, वो फैक्ट बताएंगे, उसके अंदर लाजमी फैक्ट बताएंगे वो वाला, ठीक है। फिर आप मौलाना अब्दुल बारी ने उनको कहा जो है दारुल हर्ब है ये, वो निकल गए वहाँ पर अफगानिस्तान, वहाँ पे उनको हार्डशिप मिली, क्या जी हार्डशिप मिली, दे रिफ्यूज टू एंटर देम व्हेन दे रिटर्न बैक। तो फिर क्या हुआ, बाकायदा तौर पे दे फेस इकोनॉमिक मिजरी, ये इम्पैक्ट आ गया, दे फेस इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, मैनी वर डाइड ड्यू टू द हंगर और दे लॉस्ट एवरीथिंग। इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू स्टैंड अप economically rather than to join the Khilafat movement. This is the impact, this is the effect. उसके बाद एंड ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी दैट वाज गांधी जो था, ठीक है, 19 जो है 22 ड्यू टू द चोरी चोर इंसिडेंट ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो हम वो चोरी चोरा फैक्टर आ गया, आगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एंड कर दिया। तो आप बताएंगे इट बिकेम टू मच वायलेंट, क्योंकि जो है 1922 में जो है पुलिस स्टेशन जो था उसको बीच में फैक्ट को लिखेंगे बर्न हो गया जी, उसमें 22 पुलिसमैन जिंदा जल गए, 21 लिखें 22 एक ही बात है। तो वो फिर आप उसको लिंक कर दें जी कि उसको अरेस्ट कर लिया। तो जब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो थी उसकी सपोर्ट खत्म हो गई खिलाफत मूवमेंट में ना, तो जो 75% हिंदू थे इंडिया में, तो दिस वाज द रीज़न द यूनिटी वाज ब्रोक, और जो है दिस बिकेम वन ऑफ द रीज़न के जो है खिलाफत मूवमेंट एंडेड। तो लिहाजा जो है दिस इज द आइडियल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, खिलाफत फेल के बाद ये नेक्स्ट आ जाते हैं मिंटो मोलर रिफॉर्म जो थी वो अपोज क्यों की गई। मिंटो मोलर रिफॉर्म इसलिए अपोज की गई, सेपरेट इलेक्टोरेट, वो एक पॉइंट आएगा, ठीक है, मतलब कि उसमें आप बता देंगे जब मुसलमानों को जो है बाकायदा तौर पे जो है वो राइट्स मिल गए, 1/3 सीट, वेटी सिस्टम, और जो है क्या उसका नाम लेती हैं 1/3 सीट एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हिंदुओं ने कहा ये तो हमारी जो है ये है तो माइनॉरिटी में, ठीक है, मगर इनको जो है ना ज़्यादा राइट्स मिल गए हैं, सीट्स ज़्यादा मिल गई हैं,
तो दिस वाज अगेंस्ट द विशेस, तो उन्होंने कहा दिस इज अनडेमोक्रेटिक स्टेप, तो लिहाजा एक ये पॉइंट आ जाएगा, दिस इज व्हाई इट वाज अपोज बाय हिंदू। अपोज बाय हिंदू याद रखिएगा, अपोज बाय हिंदू जो है ना ये कीवर्ड है, इसके साथ लिंक होना चाहिए एनालिसिस जो आपने बताना है, उसके अंदर जो भी एक्सप्लेनेशन चल रही है उसकी धड़कन सीधी इसके साथ धड़कती रहनी चाहिए, तब आपका जो है ना आंसर जो है ना परफेक्शन में जाएगा। दूसरा क्रिमिनल आप कह लो कि अवार्ड मीन्स के उन्होंने कहा जी कि तो स्पेशल प्रिविलेज मिल गई मुसलमानों को, इट मीन्स कि ये हिंदू और मुस्लिम यूनिटी वीक हो जाएगी, ठीक है, तो दे सा दैट कि इट आल्सो वीकन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो इसलिए जो है बाकायदा तौर पे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म अपोज किया। फिर बाकायदा तौर पे 1906 से जो थे वो डिमांड कर रहे थे, जो हिंदू थे वो क्या डिमांड कर रहे थे, सेल्फ रूल की डिमांड कर रहे थे 1906 से, बट वो उन्हें मिला नहीं, ठीक है। इन रिफॉर्म में बाकायदा तौर पे ऑल द पावर जो थी वो ब्रिटिश के पास थी, और जो उन्होंने पावर्स दी उनको वो नॉमिनल थी, कुछ भी पावर्स नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो है क्या उसका नाम लेती हैं, वाइसरॉय ऑल इन ऑल था, इंडियन एडवाइजरी थे और बजट पे कर सकते थे डिस्कस, वो भी देवर नॉट मेक और अनमेक एनी लॉ विदाउट वाइसरॉय अप्रूवल, तो इसका मतलब रियल पावर वर नॉट गिवन, तो जिसकी वजह से दिस इज द रीजन इट वाज अपोज्ड बाय हिंदूज। तो ये जो है हर पैराग्राफ को लिंक करना है उसके कीवर्ड के साथ, कि आपको उसको एग्जामिनर को पता हो कि भाई इसने जो चीज़ें बता रहा है बच्चा, तो ये उससे ही लिंक कर रहा है, किससे लिंक कर रहा है, क्वेश्चन के साथ ही लिंक हो रही है हर चीज़। उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जो है साइमन कमीशन के ऊपर, कि जी साइमन कमीशन जो था वो अपोज क्यों किया, साइमन कमीशन जो था वो आप कह लें कि जो था वो अनसक्सेसफुल क्यों था, ठीक है। तो हम साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो पहले पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे कि जी नो इंडियन साइमन कमीशन, इंडियन कोई भी साइमन कमीशन में नहीं था, उसमें हम बताएंगे जी कि सारे इंडियंस, सारे ब्रिटिशर्स थे 7 के 7 मेंबर्स, तो लोकल जो है इंडक्शन नहीं थी लोकल जो है ना इंडियंस की, और उनका ये बिलीव था कि हमसे ज़्यादा रियल प्रॉब्लम इंडिया की कौन जान सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल जो है ना अवर रियल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एंड फॉर आपके लोग नोइंग एक्चुअल डिमांड ऑफ इंडियंस नो वन नो बेटर देन इंडियंस, ठीक है। तो ब्रिटिश तो नहीं जान सकते ना, तो फिर इम्पैक्ट हम बताएंगे जी दिस कुड नॉट बी जज बाय द ब्रिटिश मेंबर्स एज दे डिड नॉट नो द ट्रू फीलिंग ऑफ इंडियंस, तो इसलिए जो है उन्होंने इसको अपोज किया, रिजेक्ट किया, ठीक है। फिर इसी तरह बाइकआउट इंडियंस, ऑल द पार्टी जो थी मुस्लिम लीग, कांग्रेस, हर एक ने बाइकआउट कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुसलमान तो स्पेशली बाइकआउट उन्होंने कर दिया, क्यों? इसके अंदर जो थे वो उन्होंने 1/3 सीट जो थी वो रिजेक्ट कर दी थी, ठीक है। और साथ ही साथ जो था उन्होंने कह दिया जी कि, और अब 1/3 जो थी वो पॉलिटिकल सर्वाइवल था हमारा, ठीक है। और बाकायदा दिल्ली प्रपोजल जो थी उसमें जिन्होंने प्रेजेंट की थी, डिमांड की थी, तो लिहाजा जो है बाकायदा तौर पे हमें अगर ये नहीं मिलेंगी तो डेफिनेटली ना ही वेटी सिस्टम, ना ही हमें जो है 1/3 सीट्स, तो इसके बगैर हम एग्जिस्टेंस नहीं है हमारा इंडिया के अंदर। तो दिस इज वाई आप कह लो कि सो द मुस्लिम अपोज दिस कमीशन बिकॉज इट आप के एक्सक्लूडेड द डिमांड ऑफ वेटेज। तो इसमें फिर हम ये बात करेंगे, फिर तीसरी बात कर देंगे जी, तीसरा पॉइंट आ जाएगा खास तौर पे आप कह लो कि जो जिससे आप कह लो कि इंडिया की कोई सपोर्ट नहीं थी, और इसमें अगर हम चाहें तो ये बात कर सकते हैं कि जी जो फॉरेन अफेयर डिफेंस रेजिडरी पावर्स सेंटर में वो कह रहे थे कि हमें फ्यूचर में मिलेगा, और सेल्फ रूल मांग रहे थे, वो इनको नहीं मिला, ठीक है, हिंदूज को पर्टिकुलरली नहीं मिला, तो दिस इज वाई इट वाज अपोज्ड। इन पैराग्राफ आएंगे उसके अंदर 3 डिफरेंट रीजन आप लिखेंगे। इसी तरह से जनाब नेक्स्ट आ जाते हैं जी लखनऊ पैक्ट के ऊपर आ जाए, लखनऊ पैक्ट जो था वो कम अबाउट क्यों हुआ। लखनऊ पैक्ट के अंदर इसी तरह से 3 रीजन आ जाएंगे आपके सामने है कि जो लखनऊ पैक्ट जो था ना बाकायदा तौर पे इसमें आप कह लो कि जो था यूनिटी की ज़रूरत थी, कैसे जी कि बाकायदा तौर पे जो कांग्रेस जो थी, ठीक है, इसलिए ये वो कि 1906 से वो डिमांड कर रहे थे, कौन डिमांड कर रहे थे, जो है क्या उसका नाम लेती हैं हिंदू डिमांड कर रहे थे सेल्फ रूल की। अब वही जो डिमांड है वो 1913 में जो है ना वो डिमांड जो थी ना, एक रेजोल्यूशन पास हुई 1913 में मुस्लिम लीग के जो है ना प्लेटफॉर्म से, उन्होंने कहा जी सेल्फ रूल जो है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट देयर पोलिटिकल राइट्स इन इंडिया। तो लिहाजा जो है व्हेन द आपके लोग के दोनों के कॉमन एम सेम थे, जब कॉमन गोल सेम हो गए तो जाहिर बात है लखनऊ पैक्ट ने तो साइन होना ही था। फिर जी लखनऊ पैक्ट ने क्यों, लखनऊ पैक्ट जो था वो क्यों साइन हुआ जी, लखनऊ पैक्ट इस वजह से साइन हुआ कि बाकायदा तौर पे जिना का रोल था, कि जिना का क्या रोल था जी, जिना का रोल ये था कि बाकायदा तौर पे जिना ने 19 जो है 06 में कांग्रेस ज्वाइन किया था, एंड इसमें हम पॉइंट्स ये लिखेंगे, जो बेसिकली मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, अपने उसमें क्या लिखना है
कि 1906 में जो ना वो उसने ज्वाइन किया मुस्लिम लीग उसको, कांग्रेस को, और 1913 में उसने ज्वाइन किया मुस्लिम लीग को। तो आप ये कह लो कि ही वॉज ट्रस्ट वर्दी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द, क्या उसका नाम था, कांग्रेस। कांग्रेस जो थे उस पर वो ट्रस्ट करते थे, ठीक है। तो फिर हुआ ये कि बाकायदा मिस्टर जिन्ना played a vital role in bringing the Muslim League and the Indian National Congress at one platform, so in shape of Lucknow Pact Agreement. So this is the reason आप कह लो कि जिन्ना जो था, ठीक है, जो है रोल ऑफ जिन्ना, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन जो आप कह लो कि जो है केम अबाउट या साइन लखनऊ पैक्ट 1916। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है जी, लखनऊ पैक्ट साइन क्यों हुआ, लखनऊ पैक्ट किस वजह से साइन हुआ, ठीक है। उसके बाकायदा तौर पे जो है इस लखनऊ पैक्ट के अंदर हिंदू एक्सेप्टेड ऑल द डिमांड्स ऑफ मुस्लिम्स, 1/3 सीट वेटी सिस्टम एंड आप कह लो कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो ये आप ये कह लो कि मुसलमानों की ये जो सारी चीज़ें और फिर इनको रिजर्व सीट्स देना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो जिसकी वजह से दिस लेड टू द लखनऊ पैक्ट वाज साइन। तो इसका चीफ आर्किटेक्ट जिन्ना था, तो इसलिए इसको साइन किया गया। तो बहरहाल जो है ये रीज़न आ जाती है, 3 आप उसके अंदर लिखेंगे। इसी तरह से जनाब 1942 जो है उसमें हम आ जाते हैं। तो 1942 में क्या जी, क्विट इंडिया मूवमेंट वो कहते हैं जी फॉर्म क्यों हुई। क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वाई इट वाज आपके लोग जो थी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उसमें हम बात करें तो उसमें सबसे पहली जो रीज़न आ जाती है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट होने की, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो साइमन कमीशन के अपोज होने की रीज़न है ना हिंदुओं के पर्सपेक्टिव से, वो इसके अंदर आ जाती है कि जी आप पहली बात करेंगे एडवांसमेंट ऑफ जापान। अब वो एडवांसमेंट ऑफ जापान पहला फैक्टर आ जाएगा। तो उसमें आप बताएंगे जी कि जापान जो था, ठीक है, वो टूवर्ड्स इंडिया आ रहा था, ठीक है। जापान जो था, ठीक है, वो बाकायदा तौर पे जो था इट वाज क्लियर कि इट माइट बी अटैक इन इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ, क्योंकि म्यांमार बर्मा जो है ना उसने कैप्चर कर लिया था। तो अकॉर्डिंग टू गांधी क्या था जी कि प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश जो है इन इंडिया इज, और आप कह लो कि इनविटेशन टू जापान टू इन्वेड इंडिया। तो लिहाजा उसको ये था गांधी को, गांधी वॉज अपसेट के ऑन द ब्रिटिश बिहेवियर टूवर्ड्स इंडिया, के गांधी ट्राई टू कन्विंस कांग्रेस लीडर कि ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट मूवमेंट करें जो टू फोर्स ब्रिटिश टू लीव इंडिया इमीडिएटली। तो लिहाजा जो है उसके जो आइडियाज़ हैं फॉर्मली अडॉप्ट किए गए, कांग्रेस ने लॉन्च की फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, ठीक है, कि इमीडिएटली जो है ना वो उसको छोड़ जाए। अगर वो छोड़ जाएंगे उसी टाइम तो जापान वुड नॉट इन्वेड या अटैक नहीं करेगा इंडिया पे, क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वो आए हुए हैं, हाँ, इंडिया इज ऑफिशियल कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन। इसी तरह से जनाब दूसरी पॉइंट आ जाएगी कि वो जी चांस था उनको जी कि क्या उसका नाम लेते हैं, उनकी जो डिमांड जो इमीडिएट इंडिपेंडेंस और जो है बाकायदा तौर पे जो था फॉरेन अफेयर डिफेंस, ये चीज़ उनको नहीं मिली क्रिप्स मिशन के अंदर, ठीक है, वो फेल हो गया। तो लिहाजा उन्होंने जो है क्या उसका नाम लेते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी दैट वाज स्टार्टेड 1942, कांग्रेस ने स्टार्ट की। तीसरी बात ही आ जाती है, मुस्लिम लीग का व्यू आ जाता है इसके अंदर कि जी मुस्लिम जो थे उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया क्विट इंडिया मूवमेंट को, क्योंकि मुसलमान का बिलीव ये था दिस वाज लॉन्च टू ड्राइव द ब्रिटिश आउट फ्रॉम इंडिया बाय हिंदूज। तो कांग्रेस जो था दे वांटेड टू गेन कंट्रोल इन इंडिया एंड एक्सरसाइज देयर ओन ऑल काइंड ऑफ आप लोग पॉलिसीज। तो इसलिए जिन्ना ने इसको क्रिटिसाइज किया क्विट इंडिया कैंपेन को कि इट वाज अ ब्लैकमेल। और फिर जिन्ना जो था ही बिलीव दैट इट वाज लॉन्च टू एक्सप्लॉइट ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन प्रॉब्लम टू विन एडवांटेजेस फॉर इटसेल्फ। तो इसलिए जिन्ना ने कहा फर्स्ट डिवाइड देन क्विट। तो लिहाजा जिन्ना ने इसको ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि जिन्ना रियलाइज दैट कि इफ द ब्रिटिश वुड लीव इंडिया विदाउट डिवीन एट द मोमेंट, तो देयर वुड बी नो आपके लोग के रूम फॉर द डिस्कशन इवन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो लिहाजा जो है इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की गई। 3 पॉइंट है, डू और डाई वाला सीन चल रहा था। तो फिर उसके बाद आ जाता है क्रिप्स मिशन आ जाता है। क्रिप्स मिशन जो था वो अनसक्सेसफुल क्यों था, जो क्रिप्स मिशन जो था वो अनसक्सेसफुल इसलिए था, ठीक है। पहली बात ये आ जाती है कि उसके अंदर जो है वो कहते हैं जी कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, बट उस टाइम पे नहीं मिलेगा, इमीडिएट नहीं मिलेगा, आफ्टर दी वॉर मिलेगा। मीन्स के कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाएगी, आफ्टर दी वॉर दी जाएगी। तो उनको ट्रस्ट नहीं था, किनको ट्रस्ट नहीं था, जो हिंदूज थे उनको ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। सेकेंड बात ये आ जाती है कि मुस्लिम लीग ने अपोज किया इसको। मुस्लिम लीग ने इसलिए अपोज किया कि उसके अंदर आइडिया नहीं था क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का। पाकिस्तान का आइडिया जो था 1940 में हमने एक अपने ऑब्जेक्टिव मेन एम बना लिया था, मेन गोल बना लिया था कि वी would not accept any plan in the future if in that plan directly creation of Pakistan idea would not be included. उसके बाद तो दिस इज वाई क्रिप्स मिशन जो था दैट वाज फेल, अनसक्सेसफुल, नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तीसरी बात ये आ जाती है फॉरेन अफेयर डिफेंस। तो सेंटर में पावर मांग रहे थे, कौन मांग रहे थे, हिंदू मांग रहे थे फौरी तौर पे उसी वक्त, वो नहीं मिली उनको, तो इसलिए उन्होंने पोज कर दिया। तो लास्ट एक और बात आ जाती है, चौथा पॉइंट है ये कि जी इसलिए पोज किया क्रिप्स मिशन जो था, कि जी क्रिप्स मिशन को इसलिए उन्होंने पोज किया
कि बाकायदा तौर पे जो है क्या उसका नाम लेती हैं, वो बहुत वीक पोजीशन पे थे। कौन वीक पोजीशन पे थे? ब्रिटेन, क्योंकि जापान जो था वो बाकायदा बर्मा को इन्वेट करके मार्च कर रही थी उसकी आर्मी ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, सो दे माइट बी एंटर इन इंडिया एट एनी मोमेंट। तो लिहाजा जो है ना सेम पॉइंट वो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू क्यों की, जो जापान वाला पॉइंट है सेम इसमें आ जाएगा कि ऑन द अदर हैंड इंडिया की जो पोलिटिकल पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग पोजिशन में थी, एंड दे वर एक्सप्लॉइटेड टू द, किसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे? बाकायदा तौर पर ब्रिटिश को। दिस इज द रीजन कांग्रेस स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो ये जो है ये इसके अंदर सेम आ जाएंगे इफ यू विल एक्सप्लेन दीज 3 रीजंस, ठीक है, राइट रीजन एक्सप्लेन ईच, तो यू विल गेट फुल मार्क्स इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जनाब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, क्वेश्चंस का सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं 7 मार्क्स के, ताकि शॉर्ट वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पॉइंट्स बताए जाएँ, ठीक है। बहुत सी मेन चीज़ ये होती है कि आपके माइंड में सिर्फ पॉइंट होना, आपको 1-2 लाइनें याद हो, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट खुद ही बंदा बना लेता है, उसका इफेक्ट खुद ही बना लेता है। आपको पैटर्न आना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन के पॉइंट्स क्या क्या यार इसके अंदर आने हैं। जैसे आप देख लें कि जी कि वाई वाज मुस्लिम लीग फाउंडेड, अब ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग फाउंडेड किया जी, कि ये पहला आ रहा है जी क्या, हिंदू प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। अब 1905 वन ऑफ द रीजन आ जाती है जी कैसे, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल फैक्टर आ गया, उस फैक्टर को एक्सप्लेन करेंगे जी। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम बस इतना बताएंगे कि एक्सट्रीम लेवल प्रोटेस्ट चला गया और वो प्रेशराइज कर रहे थे ब्रिटिश को, एक्सप्लेनेशन में जाएगा कि जी रिवर्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल। मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में थे ही नहीं कि इतने बड़े खतरनाक लेवल पे ऑर्गेनाइज कर सकें प्रोटेस्ट, बिकॉज दे वर इन माइनॉरिटी। तो दे फॉर्म द मुस्लिम लीग only to pressurize through that political party on British, ठीक है, to maintain the decision of partition of Bengal, कि भाई तुम लोगों ने जो डिसीजन किया उसको मेंटेन रखो। तो प्रेशर तभी डल सकता है जब हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी होती। तो इसलिए जो है ना हमने फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। ये पहला आ जाएगा, आप 5 मार्क्स पे चले गए। 5 मार्क्स के बाद हमें 2 और फैक्टर उसी तरह ही सेम एक्सप्लेन करना है जैसे हमने पहला किया एक्सप्लेन। फैक्टर के आइडेंटिफिकेशन, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसमें तिलक का नाम लिए बगैर हम बात ही नहीं करेंगे। तिलक जो था नेशनलिस्ट हिंदू था, तिलक जो था उसने बकायदा कॉ प्रोटेक्शन सोसाइटी भी बनाई और बकायदा तौर पे ही स्टार्टेड टू कन्वर्ट मुस्लिम इनटू हिंदुइज्म। तो हमारा रिलीजन अंडर थ्रेट आ गया, मुस्लिम जो थे वो परफॉर्म नहीं कर सकते थे रिलीजियस ड्यूटीज। ये एक्सप्लेनेशन में बात चलेगी, आप करेंगे, फिर आप इम्पैक्ट बता देंगे। सो टू प्रोटेक्ट आवर रिलीजन, ठीक है, मुस्लिम ऑफ इंडियन मुस्लिम, ठीक है, सो दे फॉर्म द मुस्लिम लीग इन 1906 कि अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इम्पैक्ट आ गया इसका। तीसरा जनाब पैराग्राफ आप बताएंगे सक्सेस ऑफ शिमला डेपुटेशन। और भी कुछ बता सकते हैं बट मैं आपको टू द पॉइंट 3 पॉइंट बता रहा हूँ। सक्सेस ऑफ शिमला डेपुटेशन आप बताएंगे जी कि जो है सक्सेस ऑफ शिमला डेपुटेशन में क्या बताएंगे जी कि बाकायदा 1906 में जो है बाकायदा तौर पर क्या हुआ कि इन्होंने जो है क्या नाम लेती हैं मुस्लिम जो थे है वो ऑन देयर पॉलिटिकल पार्टी, क्यों जी कि 1906 में प्रोमिनेंट मुस्लिम जो थे लीडर्स, दे मेट टू द वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो एंड पुट देयर फॉरवर्ड ऑल द डिमांड्स, सेपरेट इलेक्टोरेट, वेटिंग सिस्टम। तो फिर हम बताएंगे जी कि दोज वर आप कह लो कि एनकरेजमेंट, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश मोटिवेटेड मुस्लिम लीडर टू फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। हाउएवर इंडियन नेशनल कांग्रेस blamed the British wanted to suppress कांग्रेस बाय एनकरेजिंग मुस्लिम टू फॉर्म मुस्लिम लीग। तो इसलिए जो है ना हमने फिर मुस्लिम लीग बनाई, ठीक है, टू काउंटर सो कॉल्ड आईएनसी भी कह सकते हैं, और भी पॉइंट आ सकते हैं, बट जो पॉइंट लिखोगे उसी को फिर लिखोगे इस पे, अगर शिमला डेपुटेशन को ही लिखोगे उसके पॉइंट को बता के और उसको क्वेश्चन के साथ लिंक करोगे। वो कह रहा है बनी क्यों, फॉर्म क्यों हुई, सेटअप क्यों हुई, सेटअप होना, फॉर्म होना, बनना, ठीक है, ये सारा ये बिल्कुल ऐसे है कि वो आगे जाके आपको बताता हूँ। तो क्या उसका नाम लेते हैं। उसके बाद जनाब नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी लाहौर रेजोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं कि जी वो कहते हैं जी वाई वॉज द लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन को जो है हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं, पाकिस्तान मूवमेंट भी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान जो रेजोल्यूशन जो था, ठीक है, वो क्यों पास हुआ 1940 में। तो पाकिस्तान या लाहौर रेजोल्यूशन इसलिए पास हुआ कि रियलाइजेशन ऑफ द मिस्टर जिना आ जाता है जी। वो जिना जो था, अब पहला पॉइंट रियलाइजेशन ऑफ द मिस्टर जिना में हम जो पॉइंट लिखेंगे वो माइंड में रखें कि हम बताएंगे जी बिटर एक्सपीरियंस था डीलिंग विद द कांग्रेस लीडर्स, ठीक है, जिना की तरफ से, और आप कह लो कि एमिनेंट डिपार्चर था ब्रिटिश का, तो जिसकी वजह से जिना कन्विंस्ड हो गया क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई ब्रिटिश में भी चले जाना, वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गई है। तो मिस्टर जिना जो था दैट द ओनली वे टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ मुस्लिम्स ओनली पॉसिबल इन द सेपरेट होमलैंड। तो फिर इम्पैक्ट ये आ जाएगा इस पॉइंट का कि जी सो ही आस्क्ड फॉर अ इंडिपेंडेंट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया बिकॉज they were a nation and as a nation had the right to ask for their own state. This is called impact. इस पे रियलाइजेशन ऑफ मिस्टर जिना पे ये फिर आप बात करेंगे
फैक्टर को आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन और ठीक है। उसके बाद कांग्रेस रूल की बात करेंगे जी। एंटी मुस्लिम जो पॉलिसीज थी आप बताएंगे, अनदर रीजन वाज कांग्रेस रूल। फैक्टर आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के बाद जनाब आपने जो है उसको फिर एक्सप्लेन करना है। दूसरा रूल उसकी एक्सप्लेनेशन का आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन में एंटी मुस्लिम पॉलिसीज बताएंगे जी। बॉइंग बिफोर गांधी, पिक्चर मेकिंग, वंदे मातरम आप कह लो कि नेशनल एंथम एंड रिलीजियस एट्रोसिटीज ऑन मुस्लिम्स। कोई उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट उसको बस बताएंगे आप कि जिसमें एट्रोसिटीज चल रही थी, कन्वर्ट किया जा रहा था मुसलमानों को। फिर आगे ओवरऑल बात करेंगे कि इसकी वजह से क्या हुआ कि जिना जो था या मुस्लिम लीडरशिप जो थी कन्विंस मुस्लिम दैट देयर इंटरेस्ट एंड द राइट्स नॉट सेव्ड अंडर कांग्रेस और हिंदू डोमिनेशन। सो इम्पैक्ट क्या आ गया? सो टू प्रोटेक्ट मुस्लिम राइट्स एंड टू सेव मुस्लिम फ्रॉम हिंदू डोमिनेशन ऑन द मुस्लिम लीग प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन इन 1940। तो ये दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट। एक्सप्लेनेशन ठीक है, फैक्टर की आइडेंटिफिकेशन पहला रूल ठीक है जी, और दूसरा रूल एक्सप्लेन करना, तीसरा रूल उसको एनालाइज करना, एनालिसिस करना, इम्पैक्ट डालना। उसका इम्पैक्ट नहीं डालोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, यू आर नॉट एबल टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, 7/7 तो सोचे भी ना। तो इम्पैक्ट की गेम है सारी, एक्सप्लेनेशन की गेम है, और फैक्टर की आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट में ही होनी चाहिए। आपका नाम है, आप स्टार्ट में आते हैं, पेपर आपने देना है, आप फैक्टर हैं, आप पेपर करने बैठेंगे एग्जाम में, वो एक्सप्लेनेशन चलेगी। उसके बाद एग्जाम हॉल से गेट पे आओगे, उसका इम्पैक्ट जो दिल में आएगा, जो दिमाग में पहला ग्रेड आएगा, वही आपका कैम्ब्रिज के बाद याद रखिएगा रिजल्ट में ग्रेड बनेगा, क्योंकि आप सबसे पहले जज आप खुद ही होते हैं आपने किया क्या। ओके, तो बहरहाल जो है नेक्स्ट आ जाता है आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड। अब आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड, इसके अंदर क्या जी, आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड की बात करेंगे कि ऑलरेडी जो था ना मुसलमानों जो है मुस्लिम ऑफ इंडिया जो था, देवर ऑलरेडी प्रेजेंट ये सेपरेट होमलैंड का आइडिया। कैसे? उसमें सर सैयद का रेफरेंस देंगे कि भाई सर सैयद अहमद खान जो था उसने पॉइंटेड आउट किया हिंदू एंड द मुस्लिम वर सेपरेट नेशंस। ठीक है, और आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड जो था इलामा इकबाल और रहमत अली जो है उसके इलाहाबाद एड्रेस और रहमत अली के पैम्फलेट नॉर नेवर में भी था। ठीक है, तो फिर हम बताएंगे इट वाज इजियर टू अडॉप्ट द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड बाय मुस्लिम लीडर्स एज इट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। तो इम्पैक्ट क्या आ जाएगा? इम्पैक्ट ये आ जाएगा, द विजन या आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड आल्सो स्प्रेड अमंग मुस्लिम मैसेज हु वर नाउ एबल टू एक्सेप्ट इट। तो आप ये कह लो कि अब ये जो है, सो देयरफॉर इट आस्क फॉर सेपरेट होमलैंड। दिस इज व्हाई आप कह लो कि जो था लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो थी दैट वाज फॉर्म। ठीक है, ये 7 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन जाएगा जी। उसके बाद हम आ जाते हैं हाउ ब्रिटिश रिएक्ट टू द हिंदू लेड प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द 1906 एंड 19 जो है 08। उसके अंदर भी सीधे सीधे 3 पॉइंट आ जाते हैं। सीधे सीधे 3 पॉइंट क्या आएंगे इसके अंदर कि पहला पॉइंट आ जाएगा जनाब कि उन्होंने क्या किया था। अब बात ये आ जाती है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो प्रोटेस्ट लिख देता है कि वो स्वदेशी मूवमेंट वगैरह, सही तरह क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर आ रहा है, आपने उसको 2 दफा पढ़ना है, ट्वाइस लाजमी, क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो जो है ना वो मैं पेपर से एक दिन पहले 27 को इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा। उसके वो बड़ी शॉर्ट वीडियो होगी और बड़ी ही इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट, एक दफा पैटर्न को हल्का सा जो है ना आपको उसमें हर चीज का पैटर्न दोबारा बताया जाएगा और विद एग्जांपल। वो शॉर्ट वीडियो की जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगी। अच्छा, इसमें देखें जी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कह रहे हैं जी कि ब्रिटिश जो थे उन्होंने रिएक्ट क्या किया किसमें जी, जो हिंदुओं का प्रोटेस्ट चल रहा था किस डेट में, 1906 से 1908, मोर्लेमेंटल रिफॉर्म से पहले की बात कर रहा है। तो लिहाजा जो है हमने बताना है जी कि पहला जो पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर कि उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, न्यूज़पेपर एक्ट। तो न्यूज़पेपर जो एक्ट था, प्रेस एक्ट था, प्रेस एंड न्यूज़पेपर एक्ट जो था वो आप बताएंगे, डेट आती है बताएं, नहीं आती डज नॉट मैटर। आप बताएं जी उसमें क्या किया, एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, एक्सप्लेन करें कि जी उसमें प्रोसिक्यूट किया, एग्जीक्यूट किया किनको, जो एंटी ब्रिटिश आर्टिकल लिख रहे थे, और जिसकी वजह से पूरा कंट्रोल प्रोटेस्ट जो जितना भी कंट्रोल था मीडिया, प्रेस, ठीक है, और न्यूज़पेपर का, व्हेन द कंट्रोल अंडर द ब्रिटिश, तो इट वाज इजी फॉर देम टू आपके लोग के जो है रिड्यूस द प्रोटेस्ट फ्रॉम द हिंदूज। तो जाहिर बात है न्यूज़पेपर में कोई खबर नहीं छपेगी उनके अगेंस्ट, तो प्रोटेस्ट कंट्रोल में आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा आएगा कैसे कंट्रोल, उसने लेट प्रोटेस्ट जो था हिंदूज का उसको कंट्रोल किया, रिएक्ट किया उसके ऊपर ब्रिटिश ने रिएक्ट किया हमने बताना ये है, दिस इज द मेन फंडा, दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक है, इसको नहीं बताओगे ब्रिटिश का रिएक्शन क्या था, मारे जाओगे। वो हिंदूज का रिएक्शन नहीं पूछ रहे, ब्रिटिश का पूछ रहे हैं, तभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने पेपर में। तो लिहाजा जो है दूसरा पॉइंट आप बताएंगे जी कि तिलक जो था वो हिंदू नेशनलिस्ट जो था, हिंदू नेशनलिस्ट था, उसको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, फिर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे जी, दे अरेस्टेड द हिंदू नेशनलिस्ट
तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो था, इसको सिर्फ तिलक ही लिखे हैं, तिलक। कितने साल के लिए? फैक्ट्स बताएंगे, 6 years के लिए। बाकी जो रेडिकल हिंदू थे वो भाग गए इंडिया से, नॉट टू फर्दर अरेस्ट, कि हम भी ना अरेस्ट हो जाएं। तो लिहाजा दिस इज हाउ द मेन जो पार्टिसिपेंट थे एक्सट्रीम लेवल पे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, दे वर अरेस्टेड। तो इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू रिड्यूस द प्रोटेस्ट, ठीक है, बिग इफेक्ट। तो लिहाजा तीसरी भी हम बात करेंगे जी, कन्विंस टू द मॉडर्न या मॉडरेट हिंदूज, कि जी मॉडरेट हिंदूज जो है ना उनको उन्होंने कन्विंस किया। क्या जी मॉडरेट हिंदूज को उन्होंने कन्विंस कैसे किया? जो पढ़े लिखे हिंदू से उन्होंने कहा जनाब कि भाई वी आर गिविंग मोर कंसेशन टू द हिंदूज, टू द इंडियंस इन द अपकमिंग रिफॉर्म ऑर्नामेंट और रिफॉर्म्स, कि भाई हम ऑर्नामेंट और रिफॉर्म में जो है बहुत ज्यादा आपको राइट्स दे रहे हैं। तो भाई आप जो है क्या उसका नाम लेते हैं, यूं करें कि आप जो है ना ये इनको समझाएं, जो एक्सट्रीमिस्ट जो लगे हुए हैं प्रोटेस्ट में। तो लिहाजा टू सम एक्सटेंट दे कंट्रोल द प्रोटेस्ट बाय गिविंग देम मोर कंसेशन, इवन दो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में दे डिड नॉट गिव देम रियल पॉलिटिकल पावर्स, मगर फिर भी कंट्रोल तो किया ना। इसी तरह से जो है अच्छा, इसी तरह से जनाब नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, वो कहते हैं जी कि व्हाई डिड जो है मोहम्मद अली जिन्ना या मिस्टर जिन्ना जो है, मिस्टर जिन्ना, उसने जनाब ही गिव हिज 14 पॉइंट्स, कि भाई उसने 14 पॉइंट, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है जी, कि उसने 14 पॉइंट्स क्यों प्रेजेंट किए। तो पहली बात हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट करेंगे टू काउंटर आप कह लो कि नेहरू रिपोर्ट, टू काउंटर नेहरू रिपोर्ट एंड इट्स इफेक्ट। और वो बताएंगे जी ये क्या जी, कि इन द रिप्लाई ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, फिर हम बताएंगे नेहरू रिपोर्ट में क्या था, वो जो उसने रिजेक्ट कर दिया 1/3 सीट, वेटिंग सिस्टम, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सीट्स थी, ठीक है, और तो ये चीजें कर दी। तो ये सारी डिमांड क्या थी, दीज वर आप कह लो कि पोलिटिकल सर्वाइवल ऑफ मुस्लिम इन इंडिया, वेयर आप कह लो कि इम्बैलेंस एंड डाइवर्सिटी जो थी दैट वाज प्रेजेंट इन द आप कह लो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। वहां पे जो हिंदू है वो मेजोरिटी में थे, ठीक है, वेयर एज मुस्लिम जो थे वो बेचारे माइनॉरिटी में थे। तो लिहाजा ये तो हमारा पोलिटिकल सर्वाइवल था, एग्जिस्ट कर रहे थे हम इसी वजह से। तो लिहाजा इट वाज नेसेसरी फॉर माइनॉरिटीज लाइक मुस्लिम टू हैव सम पोलिटिकल गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड मेजोरिटी कम्युनिटी। सो देयरफॉर मिस्टर जिन्ना जो थे उन्होंने प्रोड्यूस किए 14 पॉइंट्स इन ऑर्डर टू सेव पोलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया। तो पहला पॉइंट ये आ जाएगा, पहला पैराग्राफ, यहीं पे हमें 5 मार्क्स को दे देगा खुश होके। तो दूसरे पैराग्राफ में हम बताएंगे जनाब कि टू सेट ऑफ डिमांड इन द फ्यूचर निगोशिएशन, यही बात चलेगी 14 मार्क्स में ये पैराग्राफ, कि जी सेट ऑफ डिमांड्स थी, क्या जी सेट ऑफ डिमांड्स, ठीक है जी, फॉर फ्यूचर निगोशिएशन। तो फ्यूचर में निगोशिएशन की थी वो क्या जी, कि हम उसमें फिर बताएंगे जी जिना जो था ही वांटेड टू शो ब्रिटिश एंड हिंदू, ठीक है, आप कह लो कि दैट द मुस्लिम वुड अलाउ एनी कम्युनिटी टू ओवर देयर पॉलिटिकल राइट्स इन इंडिया। तो उसने ये क्या किया, उसने कहा जनाब कि मिस्टर जिना वांटेड टू हैव सेट ऑफ डिमांड्स व्हिच वुड बी कंसीडर्ड एज गाइडलाइन इन ऑल टॉक्स एंड डिस्कशन मेड फॉर फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, ठीक है। So this is the reason, these were the basis for the future आपके लोग के for the freedom movement in India, for the creation of Pakistan। ये ड्राइविंग फोर्स बन गई, जिन्होंने कहा जी no scheme would be acceptable in the future, ठीक है, if the 14 points put in discussion or in action। या इसको अगर आप नहीं डिस्कस करोगे, ना ही इसको प्रेजेंट नहीं करोगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो भाई हम लोग बात भी नहीं करने वाले। तो इसलिए वो कहती हैं कि भाई ये जो था ना, जो क्या उसका नाम लेते 14 पॉइंट जो थे, ये बेसिस थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ से ड्राइविंग फोर्स थी, गाड़ी चल पड़ी थी पाकिस्तान बनने की। तो लिहाजा दिस इज वाई ही प्रोड्यूस द 14 पॉइंट्स। तीसरी बात आप बात कर लें जी कि इसलिए प्रोड्यूस किए गए कि भाई रियलाइजेशन ऑफ जिना थी, क्या जी, कि जिना को टॉन्ट मारा गया था, उसमें हम बताएंगे उसको टॉन्ट मारा था गांधी ने। कहाँ मारा था जी टॉन्ट? 1928 में ऑल पार्टी नेशनल कन्वेंशन में। उसने कहा था जिना तो एक छोटे से सेक्शन को मुसलमानों के प्रेजेंट कर रहा है, पूरे इंडिया के मुसलमानों को प्रेजेंट नहीं कर रहा। तो लिहाजा जो है Therefore, Mr. Jinnah produced 14 points, impact बता रहा हूँ, to unite Muslim League and to get या to gather support of Muslims, ठीक है, for future struggle, ठीक है। तो वो बहरहाल जो है ये 3 पॉइंट इसके अंदर आते हैं जी। उसके बाद जो है क्या उसका नाम लेते हैं जिन्ना के 14 पॉइंट्स के बाद जो है हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, वो आ गया जी कि जैसे हमने बल्कि वो 14 मार्क्स उसका तो डिस्कस कर ही लिया है। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं जी खिलाफत मूवमेंट जो थी वो KM जो थी, खिलाफत मूवमेंट जो थी वो फाउंड क्यों हुई, व्हाई इट वाज फाउंडेड, व्हाई इट वाज फॉर्म्ड, ठीक है, व्हाई इट वाज आप लोग के सेटअप, सारे कहते हैं हमें आता है, हमें आता है, हमें आता है। अब जब वो 2017 में आके कहते हैं ना इमर्ज क्यों हुई,
तो भाई तो फिर बच्चे कहते हैं ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये तो प्रैंक हो गया। तो प्रैंक भाई होता है वर्ड्स जब आप टॉपिकल और ईयरली दोनों हिट नहीं करते, पहले टॉपिकल करो पूरे तैयार, उसके बाद फौरन हिट करो ईयरली, 2 दिन ईयरली 2001 से लेके 2025 तक, 2025 से 2020 तक आप करो, ठीक है। जो आपको हाथ से गुजरे हो आपके पूरे क्लैरिटी के साथ हो, हर चीज क्लियर हो, और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन देखो 2020 से लेके 2001 तक, और 2000 आप कह लो कि एटलीस्ट अगर आपने हाथ से गुजारे में 2000 जो है 14 से लेके 15 से लेकर 25 तक, तो पेपर आपकी पॉकेट में है, ठीक है, याद रखिएगा। मगर क्वेश्चन जरूर देखिएगा, लाजमी देखिएगा, 2001 से लेके उस हाली क्वेश्चन देखिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो लिहाजा ये इमर्ज, सिर्फ गेम सारी यहाँ पर आ जाती है कि वो कह रहे हैं जी कि ये इमर्ज क्यों हुई, तो इमर्ज जो है इसके सिंपल 3 रीजन आ जाती हैं कि खिलाफत उमर जो थी वो स्टार्ट क्यों हुई, वो बात वही पूछ रहा है। तो उसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें कि जी वो क्यों स्टार्ट हुई, तो पहली बात ही आ जाती है ब्रेकअप ऑफ तुर्की ऑटोमन एम्पायर। वो क्वेश्चन 14 मार्क्स अब इसमें देता है, और 14 मार्क्स की जो है ना हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी आज ही अपलोड होगी। लाइट की वजह से, इशू की वजह से जो है ना रिकॉर्डिंग पहले ही की है मैंने, वरना तो लाइव सेशन में चलना था। आप अपना जो भी कंसर्न है, ठीक है, आप, मैं उसके अंदर अपना नंबर भी डाल दूंगा, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। कोई अगर क्वेश्चन का प्रॉब्लम है आप वो पूछ सकते हैं, कोई भी इशू है, क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कर सकते हैं। तो ये 2-3 दिन आपको बहुत कुछ मिलेगा, और सिर्फ टू द पॉइंट एग्जाम से रिलेटेड मिलेगा। जो चीज़ आप डिमांड कर रहे हो, जो चीज़ आप सिर्फ सुन के समझ के पेपर के अंदर जाके लिखा होगी, आपके मार्क्स आएंगे। सेक्शन सेकंड 100% है पेपर में, उसके बाद थर्ड सेक्शन होगा, उसके बाद फर्स्ट सेक्शन होगा, याद रखिएगा। तो इस तरीके से सारा सीन बनेगा। तो बहरहाल तो खिलाफत मूवमेंट जो थी वो सेटअप क्यों हुई, तो हम बात करेंगे ब्रेकअप ऑफ तुर्की और ऑटोमन एम्पायर। तो उसमें हम बता देंगे जी कि जी प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोमन एम्पायर जो थी वो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर जो थी वो जर्मनी की साइड पे थी अगेंस्ट ब्रिटेन अलाइज जो थे वर्ल्ड वॉर 1 में। सो तुर्की जो था ही हेल्ड सेंट्रल इंपॉर्टेंस अमंग मुस्लिम बिकॉज आपके लोग इट इन कंट्रोल ऑफ लार्ज एरिया ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, पूरे दुनिया के बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल कर रहा था मुस्लिम वर्ल्ड को। तो इट ऑल्सो आप कह लो कि अप हेल्ड द सेट ऑफ खिलाफत। सो विद द डिफीट ऑफ आप कह लो कि जर्मनी, द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेडिंग एंड ब्रेकिंग अप ऑफ टर्की बिकेम एविडेंट। सो इसलिए मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया जो थे दे फॉर्म द खिलाफत मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ टर्की। यही सेम पैराग्राफ 14 मार्क्स में आएगा अगर वो आपसे पूछेगा कि वाज द खिलाफत मूवमेंट फाउंडेड बिकॉज द मुस्लिम फियर्ड द ब्रेकअप ऑफ टर्की आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर ये वाला पैराग्राफ चलेगा उसके ऊपर। तो बहरहाल बाकी चीजें आसान है, आप लिखेंगे जी टू आप कह लो कि प्रोटेक्शन ऑफ द सीट ऑफ खलीफा, सीट ऑफ कैलिफ जो है, खलीफा जो है उसको प्रोटेक्ट करना था, ठीक है ना। कि इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत जो थी वो इमेंस इंपॉर्टेंस थी, रिस्पेक्ट थी, सीट ऑफ खलीफा ग्रेट एफिलिएशन थी उसकी मुसलमानों के साथ, खास किस्म की। आप और मुसलमान क्या कंसीडर कर रहे थे सीट को, द इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत एज द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द ओरिजिनल खिलाफत। वो जो 4 कैलिफ थे हमारे, कि हम ये कंसीडर कर रहे थे कि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत एज द कॉन्टीन्यूटी ऑफ ओरिजिनल खलीफा या खिलाफत। तो द मुस्लिम ऑफ इंडिया वर इन माइनॉरिटी एंड देयर आपके लोग के इंटरेस्ट इन द खिलाफत जो थे दे वर लार्जली ड्यू टू द फैक्ट दैट इट वाज वन आपके लोग के वन सेंटर ऑफ अथॉरिटी टू विच दे कुड लुक फॉर प्रोटेक्शन। तो इसलिए जो है मुसलमान जो इंडिया के थे फॉर्म द खिलाफत मूवमेंट, जो अली ब्रदर्स थे, टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत, ठीक है, फ्रॉम दिस मेंबरशिप एंड टू सेव कैलिफ फ्रॉम डिसरिस्पेक्ट इन केस ऑफ टर्की डिफीट। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन। तीसरी बात आप कर लें जी होली प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप बताएंगे जी मक्का मदीना जो है, मक्का मदीना, ठीक है, ये सारा जो था ये वहां पे उसी का पार्ट था ऑटोमैन का, ठीक है। तो हम नहीं चाह रहे थे कि ये जो ऑटोमन एम्पायर जो है ये इसके जैसे डिफीट हो इसके बाद ये होली प्लेसेस का क्या बनेगा, कहीं डिमोलिश ना कर दी जाए, डैमेज ना कर दी जाए, ठीक है। तो देयर फॉर दिस फियर फोर्स देम टू फाउंड खिलाफत मूवमेंट टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द आपके लोग के सेंसिटी ऑफ होली प्लेसेस ऑफ इस्लाम एट ऑल कॉस्ट। तो दिस इज द रीजन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की गई। तो लिहाजा जो है ना ये 3 रीजन आ जाती हैं, ठीक है, जो 7 मार्क्स के परस्पेक्टिव में बता रहा हूँ कि खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू की गई। तो लिहाजा जो है ये उसके अंदर फिर कुछ और क्वेश्चंस भी हैं कि जिसे आप कह लें कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खास तौर पे जो है ना
तीसरी जो राउंड सेकंड जो राउंडेबल कॉन्फ्रेंस है वाइट वाज अपोज या राउंडेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट क्यों हुई, उसमें भी इसी तरह से 3 पॉइंट हम ले आएंगे कि जी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो जिससे आप कह लें कि सेकंड जो थी वो फेल क्यों हो गई। ये सेकंड आरटीसी फेल इस वजह से होगी, मिस्टर गांधी और मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी कि वो कह रहा था जी, उन्हें रिजेक्ट कर दिया स्पेशल जो सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, 1/3 सीट वेटिंग सिस्टम, तो उसने कहा ये रिलीजियस लिबर्टी इनफ है फॉर देम, तो लिहाजा जो है जिन्ना ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, तो दिस इज द रीजन सेकंड आर्टिस्ट जो थी दैट वाज फेल्ड कि सेपरेट इलेक्टोरेट 14 पॉइंट जो थे देवर आप क्योंकि टेंटोमिनेंस जो थे अंडरमाइन कर रहे थे मुस्लिम जो है उनकी आप कह लो कि सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी को इन इंडिया, ठीक है, तो बाकायदा तौर पे उसकी वजह से वो जैसे सर्वाइवल था उनका मुसलमानों का, तो आप कह लो कि सो इसकी वजह से क्या था, अदरवाइज ये अगर हमें नहीं मिलेंगे तो फिर कांग्रेस जो है ना वो डोमिनेट रहेगी मुसलमानों पे, तो लिहाजा जो ना मिस्टर जिन्ना जो थे उन्होंने अपोज किया, ठीक है, तो लिहाजा इसलिए सेकंड आरटीसी फेल हो गई, इसलिए हैंगर ऑन हो गई, इसलिए तो दूसरी बात आ जाएगी जी कि क्या उसका नाम लेते हैं स्टबन एटीट्यूड था, किस तरह स्टबन एटीट्यूड था उसका गांधी का था, तो गांधी जो था उसने कहा बेस्ट सोल्यूशन जो है ना टू नेशन थ्योरी उसने एक्सेप्ट रिजेक्ट कर ली, उसने कहा कन्वर्टेड हिंदूज है मुसलमान, तो उसमें ये हम बात करेंगे, तो वो फिर ये हुआ कि बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा कन्वर्टेड हिंदूज हैं तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है इनको राइट्स देने की, तो लिहाजा जो है ना ये हम ही हैं कि हैं, तो लिहाजा नेहरू रिपोर्ट इज द बेस्ट सोल्यूशन टू प्रेजेंट, तो जिन्होंने कहा नहीं बेस्ट सोल्यूशन जो है वो 14 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो लिहाजा जो है ना इस पर डेडलॉक आ गया और स्टबन एटीट्यूड जद्दीपन था गांधी का, इसलिए फेल हो गई। तीसरी आ जाएगी वो जो कंजर्वेटिव पार्टी है, एंड ऑफ द लेबर गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, क्योंकि ये आरटीसी लेबर गवर्नमेंट करवाती है, सिंपैथेटिक थी, डेमोक्रेटिक आइडियाज थे उसके, तो सेकंड में इलेक्शन होते हैं ब्रिटेन में और कंजर्वेटिव पार्टी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर आ जाती है, तो आप ये कह लो कि लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द ब्रिटिश साइड, द पार्टिसिपेंट ऑल्सो लॉस्ट इंटरेस्ट एंड मेड अननेसेसरी डिमांड्स विच वर नो आप कह लो कि फॉर द बेनिफिट ऑफ होल इंडिया, सो आप कह लो कि जो है सेकेंड आरटीसी फेल हो जाती है क्योंकि वो कंजर्वेटिव पार्टी का इंटरेस्ट ही नहीं होता और इन द सोल्यूशन टू द पोलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, तो लिहाजा जो है ये जो था ना ये इम्पोर्टेंट जो थे 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए गए आपके साथ इस पहली वीडियो के अंदर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, फास्ट ट्रैक पे चलना है, ठीक है, और ये याद रखिएगा कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन जितने ज़्यादा आपकी आंखों से गुजरेंगे और उसके पॉइंट जितने ज़्यादा माइंड में रहेंगे, 3 पॉइंट माइंड में रखे 7 मार्क्स के अकॉर्डिंगली, उतना ही आप सुकून में रहेंगे पेपर के अंदर, ठीक है। कॉन्फिडेंस हमेशा सेल्फ स्टडी से आता है, सेल्फ स्टडी इज एवरीथिंग राइट नाउ, ये डेज हैं सेल्फ स्टडी के, आप सारी चीज़ें देखें उसके बाद सेल्फ स्टडी करें, फ़ोन को ऑफ कर दें और बाकायदा 3 दिन के लिए भूल जाएं कि कोई दुनिया में आपका कोई दोस्त है, कोई है, कोई ताल्लुक नहीं है आपका किसी के साथ, आपका ताल्लुक आपके ग्रेड के साथ है, ठीक है, जब ग्रेड आएगा सारे ताल्लुक ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो लिहाजा जो है अगर आपने टाइम को वेस्ट किया टाइम आपको वेस्ट कर देगा, तो लिहाजा जो है टाइम के पास टाइम भी नहीं होता जब टाइम निकल जाए, तो लिहाजा अभी टाइम के पास टाइम नहीं कि आपको थोड़ा सा भी टाइम दे, तो लिहाजा आपने ही टाइम को पकड़ के उसको उसी चीज़ को उसके अंदर करना है, कंप्लीट करना है, तो लिहाजा अपना एटीट्यूड ये रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, आपको बिलीव होना चाहिए कि भाई आपको सब कुछ आता है, अगर आपका ये बिलीफ होगा, ठीक है, कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है, और अपनी पूरी कोशिश करें, जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले हिट करें, उसके बाद सेकंड पे जो क्वेश्चन आता है उसको हिट करें, थर्ड पे जो आपको लगता है कि यार हाँ ये एक आध बार आया हुआ है तो उसको पकड़ें, ठीक है, अगर करें सबको, अभी आप कह लो कि फुल फॉर्म में आप सब कुछ कर सकती हैं और आपको जो चीज़ भी देंगे ना आप कर लेंगे, और टाइम बहुत कम है, तो टाइम को आप यूटिलाइज करें, ठीक है, लाजमी जो है क्या उसका नाम लेते हैं उसको जो है वैल्यू दो, और जो मर्जी हो जाए छोड़े ना आप, और आपका कॉन्फिडेंस इस तरह से होना चाहिए, दिस वन राइट नो, तो आप कह लो कि फाइनल, यू आर प्रिपेयर्ड, यू नो द टेक्निक्स, ट्रस्ट योर प्रैक्टिस, एग्जामिन द रिवॉर्ड स्ट्रक्चर नॉट लेंथ, कहने का मतलब ये है भाई कि बात सिंपल सी है,
क्वालिटी मैटर, क्वांटिटी डज नॉट मैटर। एक बच्चा कहता है मैं भाई ये करके आया, मैंने तो 4 शीटें भर दी और मैंने तो 2 शीटें भर दी 7 मार्क्स से, ऐसी की तैसी एग्जामिनर पागल हो जाएगा। वो बेचारा पागल हो जाता है, भाई इसने किया क्या है, वो जो चीज़ मांगी है कीवर्ड में वो तो दी नहीं, और बच्चे ने पता नहीं कहाँ बाएं शाएं बता दिया। तो भाई थोड़ा लिखो, बेस्ट लिखो, क्वालिटी वाला लिखो प्लीज़। तो कोई ज़रूरत नहीं है एग्जामिनर को आपके ना लंबे लंबे आंसर देखने नहीं है, जो चीज़ देखनी है वो दिखाओ, ठीक है, एक्यूरेट 3 पैराग्राफ। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी आपको कुछ देर बाद अपलोड होगी, मतलब 3 बजे मैं ये अपलोड कर दूंगा ये वाली वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो भी जो है ना इसी तरह पैरेलल होगी। उसके अंदर सेकंड सेक्शन के धमाके वाले जो सबसे जो है ना आप कह रहे हो खतरनाक किस्म के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया जाएगा, और ओवरऑल 14 मार्क्स के क्वेश्चन को इसी तरह पॉइंट्स सामने रख के डिस्कस किया जाएगा। और जैसे वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 हो गई, इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, पाकिस्तान के बनने में क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, और मॉडल आंसर दिया जाएगा कि सारे पैराग्राफ आप तैयार करोगे और फिर जो क्वेश्चन आएगा उसको उसके मुताबिक उस पैराग्राफ को उसमें से निकाल लोगे, बजाय इसके कि आप पागल हो जाओ कि यार इसका क्या आंसर बनेगा उसका क्या आंसर बनेगा। तो उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, इतना कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं है आपने, आपने टू द पॉइंट स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।